नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी संभल सर्वे पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट से कहा है कि वह मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ा कोई आदेश पारित न करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने के 3 कार्य दिवस के अंदर सुनवाई करने का आदेश दिया है। इससे ने कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं और भरोसा है कि निचली अदालत इस मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक कि हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करता और इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वो उसके सामने दायर की जाने वाली किसी भी रिपोर्ट को तब तक नहीं खोले जब तक कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई ना कर ले और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आदेश पारित ना कर दे। पीठ ने मामले को लंबित रखा और 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। वहीं पीठ ने मुस्लिम पक्ष को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, तो उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। तो संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम निर्देश। ट्रायल कोर्ट आगे ना बढ़े। संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम निर्देश। याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होने का करें इंतजार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से, माफ करिएगा संभल से, रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, अगर बात की जाए तो अब संभल की स्थिति क्या है और जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो मुस्लिम पक्ष है, वो क्या कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस निर्देश के बाद? देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त संभल की अगर बात की जाए तो संभल इस वक्त बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है कि नमाज जो शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंजूर है और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उस पर हम जो है खड़े उतरेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं और जो शाही जुमा मस्जिद के अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि सभी लोग नमाज अपने स्थिति से मस्जिद पढ़ें और जो कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे। जिस
जिस तरह से 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है, कहीं ना कहीं अब शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब देखना ये कल के लिए इंटरनेट खुलती है या आगे चर्चा उड़ेगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे बड़ा हादसा, 12 की मौत। महाराष्ट्र के गोंदिया में शुक्रवार दोपहर बस हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई। 18 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें 10 की हालत गंभीर बताई गई है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्रालय माफ करिएगा परिवहन महामंडल की शिवशाही बस MS09 EM 1273 भंडारे से गोंदिया आ रही थी। हादसा गोंदिया से 30 किलोमीटर पहले खजरी गांव के पास हुआ। लोगों के मुताबिक घटना 12:30 बजे की है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर से अनकंट्रोल हो गई और सड़क किनारे रेलिंग में टकराने के बाद पलट गई। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के कार्यवाहक CM एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बात करेंगे कानून व्यवस्था पर सवाल, विपक्ष में उबाल। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी और TMC सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर नारे लगाए। विपक्ष के सांसद दिल्ली कब तक सहेगी जैसे संदेश लिखे तख्तियां थामे नजर आए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुंबई में 1990 के दशक में माफिया के दौर जैसी स्थिति अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आ गई है। राष्ट्रीय राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। इसलिए मैंने संसद में नोटिस दिया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आकर दिल्ली में कानून व्यवस्था के बारे में जवाब दें। संजय सिंह ने आगे कहा कि अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो हम देश कैसे सुरक्षित रहेगा। बता दें कि विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली के प्रशांत विहार में PVR के पास हुए विस्फोट की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। बेटियों की सुरक्षा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लूटखोरी पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो। संजय सिंह और TMC के तमाम नेता, तमाम सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में गैंग वॉर, गैंग रेप और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है और इसलिए मैंने आज 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आके गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था पे जवाब दें। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके घर के आसपास के कई किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल जी की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है, अमित शाह की है। वो उस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो ये सारे मसले को लेकर आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बेटियों की सुरक्षा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लूटखोरी पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लूटखोरी पे जवाब दो, जवाब दो। संजय सिंह समेत कई नेताओं ने किया है संसद के बाहर प्रदर्शन। सुरक्षा पे जवाब दो,
देश की राजधानी में अपराधों की राजधानी कहा है संजय सिंह ने। जवाब दो, लूट खोरी पे जवाब दो, जवाब। और अब बात करेंगे विधायकों की शपथ। राजधानी लखनऊ में नवनिर्वाचित विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शपथ ली। शपथ लेने वाले 7 निर्वाचित विधायकों में मीरापुर से आरेली के विधायक मिथिलेश पाल भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कुंदुर्गी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह, गाजियाबाद से विधायक संजीव शर्मा, खैर से विधायक सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से विधायक दीपक पटेल, कटेहरी से विधायक धर्मराज निषाद और मझावन सुमित्रा मौर्य ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। मैं मिथिलेश पाल जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए 7 सदस्यों ने जो बीजेपी के जीते हैं विधानसभा के उपचुनाव, उन्होंने आज शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह अगर बात की जाए, शपथ ग्रहण में सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश मान और तमाम नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। बिल्कुल विशाल, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत के सामने आई है, तो आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपने उन विधायक दलों के साथ में जो है पहुंच करके शपथ ग्रहण में शामिल हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक हों या केशव प्रसाद मौर्य हो, उसके साथ साथ भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे। संगठन मंत्री जो कि संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो निर्वहन किया है, वो भी वहां पे मौजूद रहे। इसके साथ साथ तमाम ऐसे अधिकारी जो थे वो भी नेता वहां पे मौजूद रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपने जो कुंदगी विधानसभा थी उसकी चर्चा आज भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कटहरी सीट की अगर बात करते हैं जहां पर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है उसकी भी चर्चाएं हुई हैं। तो तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमल खिलाया है, उन सभी सीटों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ सीसामऊ और हम करेहल की अगर बात करते हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 27 में अब दावे ठोकने लगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है इन दोनों सीटों से जीतने का भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब 27 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आगे अगर लगी है तो निश्चित तौर पर ये दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी एक समय सोच रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संदीप। बात करेंगे किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों पर मेहरबान योगी सरकार। यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल योगी सरकार दलहन और तिलहन की खेती में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है। इसके लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं। अगले कुछ वर्षों में प्रदेश दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मांग और आपूर्ति में संतुलन होने से ना तो आम आदमी के थाल की दाल पतली होती है, ना ही तेल में उबाल आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कृषि विभाग ने इस बाबत 4 साल 2023-24 से 2026-27 की कार्य योजना तैयार की है। इस दौरान योजना का क्रियान्वयन पर करीब 236 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत दलहनी और तिलहनी फसलों के बीच के मिनी किट का निःशुल्क वितरण, प्रगतिशील किसानों के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन और किसान पाठशालाओं के जरिए विशेषज्ञों द्वारा खेती के उन्नत तौर तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी।
और अब बात करेंगे भावनाएं दूषित सरयू प्रदूषित। अयोध्या के लोगों का आरोप है कि नाले का गंदा पानी सरयू नदी को प्रदूषित कर रहा है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया है। हालांकि बात उठी है तो पड़ताल होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाने वाली सरयू उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी अयोध्या से होकर बहती है। हालांकि रामनगरी की पहचान इस नदी का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है। अयोध्या के लोगों का आरोप है कि पवित्र नदी में सीधे गिर रहे नालों के पानी से ये नदी प्रदूषित हो रही है। यही गंदा पानी सब जा रहा नाला में, गंदा पानी यही सब है, कूड़ा कबाड़ा है, बस यही। कहाँ जा रहा है? ना सरयू जी में। श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए प्रसाद और फैले कचरे से भी सरयू नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग अयोध्या नगर निगम और जिला प्रशासन को दोषी मानते हैं। उनका दावा है कि इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। सरयू नदी के इस हाल को लेकर साधु संतों और श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा है। वे चाहते हैं कि नदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अयोध्या नगर निगम के पदाधिकारियों से, महापौर जी से निवेदन करूंगा कि सरयू जी में जो गंदे नाले के पानी आ रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और जो वहां घाटों पर दीपदान होते हैं, प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, प्रशासन से भी मेरी प्रार्थना है कि जो दोने उसमें सरयू जी में बहाए जाते हैं या अन्य सामग्रियां सरयू जी में डाली जाती हैं, तो उसके लिए प्रशासन एक कड़ा कदम बनाए। वहां पर घाटों पर रहने वाले जो दीप बेचने वाले माली लोग हैं उनके ऊपर भी एक नियम लागू हो कि वो न कचरा कर सकें, सरयू जी को निर्मल और स्वच्छ रखें। मैं यहाँ के प्रशासन से, नगर निगम से, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये मांग कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसका संज्ञान लीजिए और गंदा पानी जाने से रोकिए। जो भी पानी सरयू जी में जा रहा है वो बिल्कुल स्वच्छ फिल्टर होकर के ही जाए। जो भी यहाँ फिल्टर प्लांट लगे हैं सब जो है तो खराब पड़े हुए हैं और पानी ऐसे ही सीधे गंदा जो है सरयू जी में सीधे जा रहा है। और हम साधु संत इसके लिए जो भी वो कहें, अगर सरकार के फंड में पैसे कमी हो तो हम लोग चंदा देने को तैयार हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई सरकारी पहल नमामि गंगे परियोजना के तहत अयोध्या के लिए आवंटित धनराशि का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी मोदी जी हैं, पूरा नाम हो रहा है विश्व में, लेकिन कुछ अधिकारी और हमारे अयोध्या के जनप्रतिनिधि जो है ध्यान नहीं देते हैं। कई करोड़ रुपए जो है नमामि गंगे के तहत आया, वो करोड़ों रुपए कहाँ गया ये नहीं पता। जो कि नाली नाला बंद करने के लिए आया था, वो नाली नाला का पानी आज भी बह रहा है, जिससे सरयू नदी एक दूषित हो रही हैं। यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नाली नाले का पानी बंद हो। अयोध्या नगर निगम ने सभी दावों को दरकिनार करते हुए कहा है कि सरयू नदी में गंदा पानी नहीं जा रहा है। गंदा पानी सरयू नदी में कहीं नहीं जा रहा है। जहाँ पर भी सरयू में पानी जा रहा है वो हम उसको बायो रेमेडिएशन करके ही भेजते हैं। सब जगह जो सरयू में नाले गिरते हैं उसको हम लोगों ने टैप कर रखा है और उसके बाद ही उसमें कोई पानी जाने पाता है जब उसका बायो रेमेडिएशन हो जाता है। हमारी एसटीपी जो सरयू नदी में गिरने वाले नाले के ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी लगभग बन के तैयार है और उसकी खाली एनओसी का इंतजार है। जैसे एनओसी मिल जाएगी वो भी फंक्शनल हो जाएगा तो सरयू में एक भी बूंद प्रदूषित पानी नहीं जाने पाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि बंद नालियों से होकर नदी में सीधे गंदा पानी बह रहा है। उनका आरोप है कि प्रशासन उनकी चिंताओं को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।